नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपना एक बायोलॉजी का 12th क्लास का नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अपन रक्त परिसंचरण से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे कंटिन्यू, और आज अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रक्त स्कंदन। टॉपिक का नाम है रक्त स्कंदन या रुधिर का थक्का कैसे बनता है। रुधिर का थक्का कैसे बनता है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ब्लड क्लॉट यानी रुधिर का थक्के के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। उस टॉपिक को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी मोस्ट टॉपिक है, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। माइंड में क्वेश्चन से आ रहा होगा रक्त स्कंदन क्या है, रुधिर का थक्के का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपना एक डेफिनेशन ये बनती है कि रक्त स्कंदन क्या है। रक्त स्कंदन क्या है यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, रुधिर का थक्का कैसे बनता है, रुधिर का थक्का बनना जरूरी है कि नहीं है। माइंड में दो प्रकार के क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो अपन नॉर्मल वे में देखते हैं कि रुधिर का थक्का बन गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, जिससे नसें, जिसको अपन बोल देते हैं कि भाई नसें ब्लॉक हो गई एक प्रकार से, वो एक अलग चीज है, वो भी बताऊंगा मैं। नॉर्मल वे में देखिए, मान लो कोई दुर्घटनाग्रस्त या किसी भी बाहरी वस्तु से हमारे ऊपर कोई चोट लग जाए। जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे चोट लग जाए मेरे, और चोट लगेगी तो यहाँ से क्या होगा, मेरा ये जो टिश्यूज है, जो उत्तक और जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं यहाँ से क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी। तो कोशिकाएं यहाँ से टूटेंगी, तो टूटने वाले इस स्थान से यहाँ से क्या होगा, ब्लड बाहर की ओर निकलेगा। अब वो ब्लड किन में से निकल रहा है, दम शिराओं में से निकल रहा है, धमनी में से निकल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको ये बता देना चाहता हूं कि रुधिर वाहिनियों से रुधिर का बाहर निकलकर थक्का बनना ही रक्त स्कंदन कहलाता है। तो रक्त स्कंदन कैसे होता है, रुधिर स्कंदन कैसे होता है। मान लो कि यहाँ चोट लगी, और चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कुछ समय बाद अपने आप ही धीरे धीरे अपन उसको यहाँ से रोक लेते हैं, या धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुधिर का थक्का यहाँ से क्या हो जाता है, बन जाता है। अब रुधिर के थक्के के निर्माण की जो एक प्रोसेस चलती कैसे, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चोट लग जाती है तो रुधिर कंटिन्यू बहता रहता है। अब रुधिर बह जाएगा तो अपने शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी। अब कमी हो जाएगी तो अपन को क्या होना, उस रुधिर को रोकना होता है। तो रुधिर का थक्का, ये तो है नहीं कि अपन यहाँ से रोक लेंगे तो रुधिर का थक्का, रुधिर बाहर बहना रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए अपने शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, वो रुधिर का थक्का बना, रुधिर के स्कंदन की प्रक्रिया को वो कंप्लीट करती हैं। तो जो रुधिर चारों ओर जम जाता है या निकलकर जमने की क्रिया क्या कहलाती है, रक्त स्कंदन कहलाता है। यानी अपन ऐसे भी कर सकते हैं, रुधिर वाहिनियों से चोट लगने के बाद रुधिर वाहिनियों से चोट लगने के बाद रुधिर जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद रुधिर के जमने की प्रक्रिया, थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्त स्कंदन कहलाती है। अब देखिए रक्त स्कंदन होता कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रक्त स्कंदन की जब अपन प्रक्रिया पढ़ते हैं तो इस थक्के के निर्माण की जो प्रक्रिया वो कैसे होती है। इस थक्के के निर्माण की प्रक्रिया के लिए कम से कम 13 कारक भाग लेते हैं। कितने कारक भाग लेते हैं, 13 कारक। तो इस बात को ध्यान रखना कि रक्त स्कंदन की क्रिया हेतु 13 रक्त स्कंदक कारक भाग लेते हैं। अब वो 13 रक्त स्कंदक कारक कौन कौन से हैं वो आगे मैं बताऊंगा। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, स्टेरॉइड है, हेगमिन है, कन्वर्टिन है। ये मुख्य रूप से क्या है, 13 रक्त स्कंदन कारक है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेनली अपने टॉपिक में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को उन्हीं की ज्यादा ध्यान रखना है। तो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में 13 कारक भाग लेते हैं। कितने कारक लेते हैं, 13 कारक भाग लेते हैं। अब जो कारक है, इनमें से भी कारक अलग अलग हैं। एक तो वे कारक जो रक्त स्कंदन
की प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं, सक्रिय करते हैं, यानी रुधिर के स्पंदन या थक्के के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं वे कारक जो रक्त स्पंदन या रुधिर के थक्के के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, ऐसे लिख लो, वे कारक जो रक्त स्पंदन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, कौन से कारक कहलाते हैं? रक्त स्पंदन कारक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? करते हैं, उन्हें रक्त स्पंदन कारक कहा जाता है। अब दूसरे देखो, एक होते हैं प्रतिस्पंदक, एक कौन से कारक होते हैं? प्रतिस्पंदक कारक होते हैं। प्रतिस्पंदक कारक क्या करते हैं? इस रुधिर के थक्के के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी रक्त स्पंदन की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, यानी रुधिर बहता रहे, ना रुके। जैसे मान ली अपन देखते हैं कि हीमोफीलिया से ग्रसित कोई रोगी होता है तो उसमें रुधिर कंटिन्यू बहता रहता है, उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो दूसरे कारक कौन से होते हैं? प्रतिस्पंदक। तो प्रतिस्पंदक कौन से हो गए? वे कारक जो रक्त स्पंदन की प्रक्रिया को रोकते हैं। अब जो रोकने वाले कारक हैं, ये कौन से कारक हो गए? प्रतिस्पंदक कारक हो गए। अब ध्यान रखना कि कौन कौन से प्रतिस्पंदक कारक हैं। तो सबसे पहला तो अपने सिलेबस में तो एक कारक दिया हुआ जिसका नाम क्या है? हिपेरिन है। कौन सा कारक है? हिपेरिन कारक है। मुख्य रूप से वो क्या करता है? प्रतिस्पंदक कारक है, मतलब रुधिर के थक्के के निर्माण को रोकता है। प्राकृतिक रूप से अपन देखें तो अपनी रक्तवाहिनियों में रुधिर का थक्का ना बने। अब देखना कि चोट लगने के बाहर यदि रक्त बह रहा है तो उसका थक्का बनना तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी अपन देखते हैं कि अपनी जो रक्तवाहिनियां हैं, धमनियां और शिराएं हैं, उन्हीं में क्या हो जाता है? ब्लड का थक्का बन जाता है। और ब्लड का थक्का बन जाने के बाद कभी कभी जो थक्का बनता है रक्तवाहिनियों में, उस थक्के को अपन बोलते हैं क्या? थ्रोम्बस। यहां मैं नोट कर रहा हूं, रुधिर वाहिनियों में बनने वाला थक्का थ्रोम्बस कहलाता है। थ्रोम्बस कहलाता है। अब देखो कभी कभी ये थ्रोम्बस होता है वो टूट जाता है और टूट करके रक्त वाहिनियों में बहता रहता है, और बहने के कारण क्या होता है? अपने शरीर में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जब वहां रुक जाता है, कहीं ऐसी रक्त वाहिनियों में कहीं चिपक जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या होती है? पेशियां होती हैं। तो चिपक जाने के कारण रक्त के बहाव में एक प्रकार की क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। अब रक्त के बहाव में बाधा उत्पन्न होती है तो रक्त अपने क्रियाकारी अंग, मतलब हृदय या उसके आगे क्रियाकारी अंगों तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाने के कारण अपनी क्या हो जाती है? नसें ब्लॉक होकर नसें फट जाती हैं। तो इससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। किसके द्वारा? इसकी बात बता रहा हूं मैं, ये तो बहुत जरूरी है, रक्त स्पंदन होना बहुत जरूरी है, लेकिन रुधिर वाहिनियों में रक्त स्पंदन है वो नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कैसे होती है रक्त स्पंदन की प्रक्रिया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे का मैं टॉपिक आपको बता देना चाहता हूं कैसे कैसे रक्त स्पंदन की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। देखो रक्त स्पंदन की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मेरा शरीर है या आपका शरीर है, और इस शरीर में ये अपने शरीर के ऊतक हैं और ये शरीर की कोशिकाएं हैं। समझ गए मेरी बात? अब शरीर के ऊतक और जो कोशिकाएं हैं उनसे होना क्या है, आप यहाँ थोड़ा डीपली पॉइंट को देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होना है, मान लो कि शरीर में कहीं चोट लग गई, क्या हुआ? चोट लग गई। तो चोट शरीर में कहीं पर भी लगी है, इसका मतलब ये
अपने शरीर की डर्मिसेस के नीचे टिश्यूज और कोशिकाएं हैं और मान लो कहीं चोट लग गई, चोट लगेगी, इसका मतलब ऊतक और कोशिकाएं क्या होंगी, टूटेंगी। ऊतक और कोशिकाओं में कहीं ना कहीं कोई छोटी इंजरी हुई है, चोट लगी है, चोट लगी तो कोशिकाएं कहीं से फटेंगी तो क्या होता है, मतलब यहाँ क्या लगी, इनमें चोट लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई। चोट लग गई तो रक्त स्राव होगा कि नहीं होगा, अरे रुधिर बाहर की ओर बहेगा, यानी रक्त का स्राव होगा कि नहीं होगा। और जो ही रक्त का स्राव हो जाएगा तो आप एक चीज ध्यान में देना कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया के काफी चरण हैं। सबसे पहला चरण होता है, मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला चरण है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का सक्रियण, यानी प्रोथ्रोम्बिन के बाद में ये अपन पॉइंट ले रहे हैं कि जितने भी निष्क्रिय कारक हैं, क्योंकि जितने ये कारक पाए जाते हैं रुधिर के स्कंदन के लिए, ये कारक क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप में पड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले अपन को इन कारकों का क्या करना पड़ता है, सक्रियण करना पड़ता है, क्योंकि कारक जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले निष्क्रिय कारकों को अपन को क्या करना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा। और सक्रिय करने के बाद अपन को मेन कारक है प्रोथ्रोम्बिन का सक्रियण करना है। प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण करने के बाद जो फाइब्रिनोजन है, ये भी क्या है, रक्त स्कंदन कारक है, फाइब्रिनोजन का सक्रियण होगा। फाइब्रिनोजन सक्रियकरण, ये जो फाइब्रिनोजन है इससे किसका निर्माण होगा, फाइब्रिन का निर्माण होगा। और फाइब्रिन के निर्माण के बाद क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का निर्माण हो जाएगा। तो ये चार मुख्य चरण हो गए मेनली। तो यहाँ चोट लगी है मेरे शरीर पे, आपके शरीर पे, तो कोशिकाएं ऊतक क्या होंगे, ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, टूटेंगे तो रक्त स्राव होगा। अब रक्त स्राव होगा तो उस समय क्या होगा, एक विशिष्ट प्रकार का कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो कौन सा कारक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक यहाँ मैं दर्शा रहा हूँ स्टेप टू स्टेप। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक निष्क्रिय फॉर्म में प्रेजेंट है। तो और यहाँ पर एक ही बात है, ये भी कौन सा कारक हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक हैं, इनके ऊपर एक्शन करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्रिया करेगा। कैल्शियम +2 आयंस, कैल्शियम +2 आयंस है, वो भी यहाँ क्या है, स्कंदन कारक है। क्या है, स्कंदन कारक है। और कैल्शियम +2 आयन स्कंदन कारक नंबर 4 का है। टोटल मैंने आपको बताए थे कि 13 कारक भाग लेते हैं, तो वो ये कारक मेनली यहाँ पे पार्टिसिपेट होता है। और इसके साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3rd नंबर का क्या है कि कारक है, निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी क्रिया करेगा किन पे, थ्रोम्बोप्लास्टिन पे। और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्रिया करेगा तो यहाँ एक निष्क्रिय रूप होगा अपना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन यहाँ एज प्रकार का क्या है, 2nd नंबर का कारक है। प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय रूप है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, क्रिया करेगा तो ये सक्रिय रूप में बदलेगा। किस रूप में बदलेगा, सक्रिय रूप में। तो ये इसका कौन सा रूप है, निष्क्रिय रूप है। तो ये सक्रिय रूप किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदलेगा। किस रूप में बदलेगा, थ्रोम्बिन सक्रिय रूप में बदल जाएगा। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो कारक था, जो निष्क्रिय कारक था, वो तो कौन से कारक के रूप में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन कारक के रूप में। लेकिन इसी समय जब ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बदलेगा तो इस पे कारक नंबर 7 भाग लेगा। कौन सा कारक भाग लेगा, 7 भाग लेगा। और कोशिकाओं की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ तो कारक नंबर जो 10 है वो कारक यहाँ क्या लेगा, भाग लेगा मैंने। तो कारक नंबर 7 भाग लेगा और कारक नंबर 10 भाग लेगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो कारक नंबर 7 है उसको अपन बोल देते हैं प्रोकन्वर्टिन। इस कारक को क्या कहा जाता है, कौन से को, कारक नंबर जो 7 होता है उस कारक को क्या कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन कारक कहा जाता है। और कारक नंबर 10 होता है उसको कहा जाता है स्टुअर्ट कारक। क्या नाम है इसका, स्टुअर्ट कारक। ये भाग लेते हैं, तो ये भाग लेते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय रूप में हो जाएगा। अब यहाँ देखना आगे, जो फाइब्रिनोजन है,
फाइब्रिनोजन भी निष्क्रिय रूप में पाया जाने वाला कारक नंबर 1 है, ये भी निष्क्रिय रूप में पाया जाएगा। और ये जो फाइब्रिनोजन है ये फिर बदल जाएगा किसमें, फाइब्रिन में बदलेगा। किसमें बदलेगा, फाइब्रिन में बदलेगा। अब ये जो फाइब्रिन यहाँ पे ये फाइब्रिन घुलनशील रूप में होता है। कौन से रूप में होता है, फाइब्रिन घुलनशील रूप में होता है। लेकिन ये जो फाइब्रिन है कौन सा, घुलनशील रूप वाला फाइब्रिन, ये फाइब्रिन आरबीसी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड बाहर की ओर फ्लो हो रहा है तो आरबीसी यहाँ पार्टिसिपेट करेगी और ये फाइब्रिन आरबीसी के साथ कार्य करेगा। तो एक आरबीसी प्लस अघुलनशील आरबीसी अघुलनशील फाइब्रिन जाल बनेगा। ये आरबीसी प्लस फाइब्रिन का जाल बनेगा अघुलनशील, वो अघुलनशील जाल ही क्या होगा, रक्त का थक्का बनाएगा। यानी जहां से रक्त, जहां चोट लगी और चोट लगने वाले स्थान के ऊपर जब रक्त बह रहा है तो बह रहा है तो उसके ऊपर ये आरबीसी और फाइब्रिन का जाल होगा। ये किस रूप में पाया जाएगा, अघुलनशील रूप में होगा। किस रूप में होगा, अघुलनशील रूप में होगा। तो ये अघुलनशील रूप क्या आ जाएगा, अपने लगी हुई चोट वाले स्थान पे थक्के का निर्माण कर लेगा। अब देखना ये पूरा का पूरा आपको ऐसा कैसा नोटेट करना है। अब इसको अपन थ्योरेटिकल रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो अपनी हेडिंग डालनी है कि अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो निष्क्रिय जो कारक है, रक्त स्कंदन कारक हैं, उनको सक्रिय रूप में बदलना है। तो अपनी थ्योरी कैसे लिखनी है, सर्वप्रथम प्लाज्मा में घुलनशील प्लाज्मा में उपस्थित जो निष्क्रिय रक्त स्कंदन कारक हैं उनको विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से क्या किया जाता है, सक्रिय कारकों में बदला जाता है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन का सक्रियण, इसमें आपको लिखना है कि कारक नंबर 7 और कारक नंबर 10, कारक नंबर 10 कौन सा है, स्टुअर्ट, और कारक नंबर 7 कौन सा है, प्रोकन्वर्टिन। तो कारक नंबर 7 और कारक नंबर 8 और कैल्शियम आयंस यानी कारक नंबर 4 की प्रेजेंटिंग में एवं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये जो निष्क्रिय रूप है प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। फिर अपना है फाइब्रिन का निर्माण। तो फाइब्रिनोजन की निष्क्रिय रूप हो गया और फाइब्रिनोजन के निष्क्रिय रूप के तहत फाइब्रिन घुलनशील फाइब्रिन का निर्माण होगा और घुलनशील फाइब्रिन के निर्माण के तहत फाइब्रिन के साथ क्या करेगी, आरबीसी रिएक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूं, थक्के का निर्माण हो गया, थक्के का निर्माण हो गया तो फाइब्रिन का निर्माण हो गया। तो इसमें फाइब्रिन जो घुलनशील फाइब्रिन थी कौन सी अवस्था में थी, घुलनशील थी, वो घुलनशील फाइब्रिन होगी, वो आरबीसी के साथ क्रिया करेगी और क्रिया करने के तहत तो क्या बनेगी, फाइब्रिन का जाल बना लेगी। अब वो फाइब्रिन का जाल क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे चोट लगी है तो ऐसे चारों ओर वो फाइब्रिन का ऐसे जाल बना लेगा ऐसे, और इस जाल बना लेगा तो वो क्या होगा, अघुलनशील होगा। क्या होगा, वो अघुलनशील होगा। और वो अघुलनशील होने के तहत क्या होगा, रक्त का जो वाहिनियों से रक्त बह रहा था वहां क्या हो जाएगा, ये जाल बन जाएगा। तो जाल बन जाएगा तो वाहिनियों से जो रक्त है वो बाहर की ओर क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, रक्त के थक्के का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं एक बिंदु, काफी मोस्ट टॉपिक है। पहली बात तो ये है ही है। दूसरी चीज, अब यहाँ आप ध्यान देना कि जब अपने चोट लगती है तो चोट लगने वाले स्थान पे आप देखना कुछ हल्का पीला सा पदार्थ दिखाई देता है, देता नहीं देता। जहां चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसके ऊपर एक अलग ही प्रकार की चमड़ी आ जाती है थक्के का निर्माण होने के बाद, तो जो पीला सा पदार्थ निकलता है उस पीले से पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है। तो उसका आपको एक वर्ड ध्यान पढ़ना होगा, फाइब्रिनोजन। एक क्वेश्चन से पूछा आप पूछ सकता है कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में कौन सा कारक या कौन से प्रोटीन्स भाग लेते हैं, तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होती है। और सीरम में एक ध्यान देना, सीरम क्या है, सीरम की डेफिनेशन पूछे, यानी प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा तरल भाग है जिसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जब प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा से
फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए, मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटा दिया जाए तो जो तरल निकलेगा, उस तरल बचेगा, उस तरल को अपन क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। यानी फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा ही क्या कहलाती है, सीरम कहलाती है। समझ गए, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा ही क्या कहलाती है, सीरम कहलाती है। दोनों में डिफरेंस भी हो गया, अलग से डेफिनेशन भी होगी। अपना रक्त स्कंदन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। बाकी अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत